दोस्तों, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इज़राइल इस कॉन्फ्लिक्ट में ईरान के साथ गहरा खिंच गया तो शायद इस बार वहाँ से वो बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा। और यूरोप के ये जो G7 देश जो हैं, मतलब नॉर्थ अमेरिका का कनाडा को मिला के, इनको हो सकता है कि सबसे बड़ी जो कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे सिनेरियो में इंडिया कहाँ खड़ा होता है। क्या ये एक रिस्क है या एक स्ट्रेटेजिक जो है अपॉर्चुनिटी है? चलिए इसको हम लोग जो है एकदम विस्तार से कामली स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में हमने क्या देखा? हमने देखा कि अमेरिका और ईरान के बीच जो है घमासान मतलब लड़ाई जो है बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, कहीं कुछ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। टारगेटेड स्ट्राइक्स हो रही है, फिर अमेरिका तो अभी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बढ़ाने की बात कर रहा है। और अब देखिएगा, अभी ईरान जैसे अभी जो बॉम्बिंग वगैरह कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? रीजनल और भी जो है देश उसमें इन्वॉल्व होने के संभावना है। जैसे कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को बोल रहा है कि भैया मुझे ईरान ठोक रहा है, तो वहाँ मेरी मदद कर, ईरान के ऊपर जो है बमबारी कर। तो ये जो है अभी तक एक जो फुल स्केल हम क्या बोल सकते हैं, ग्लोबल वॉर तो आप कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये कुछ छोटा मोटा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो एक स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव फेज में एंटर कर चुका है ये जो वॉर जो है। अब इसमें क्या है, इसमें अगर जैसे कि ये लोग बात भी कर रहे हैं कि अमेरिका जैसे बात कर रहा है कि मैं तुम्हारे ईरान के जो है पावर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, तो ये जो छोटा एक मिस कैलकुलेशन जो होगा ना, इसका कॉन्सिक्वेंस बहुत ही बड़ा हो सकता है। तो ये बोल सकते हो आप कि ये एक मिडिल ईस्ट ट्रैप में ये लोग अभी खींचते जा रहे हैं। देखिए, मिडिल ईस्ट ट्रैप क्या होता है? मिडिल ईस्ट ट्रैप एक बड़ा ही, ये एक्चुअली में एक आप बोल सकते हो एक थियोरी है। देखिए, पश्चिमी देश जो है वो इस मिडिल ईस्ट ट्रैप में एक्चुअली फंसते हैं। उनका क्या है, वो कैसे खींचे आते हैं यहाँ पे? उनकी जो है भूख है तेल का, बहुत बड़ा तेल का भूख है कि भैया हम जो है जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं हम उनको कंट्रोल करेंगे। तो ये उनका अमेरिका हो या वेस्टर्न पावर्स हो, वो चाहते हैं कि भैया हमारे पास जो है एनर्जी रिसोर्सेस होनी चाहिए। तो इनका ये भूख है, जैसे कि चाइना का भूख है कि मैं भैया दुनिया का रेयर अर्थ्स कंट्रोल करूंगा, तो मैं रहूंगा रेयर अर्थ्स में। तो ये भी वही कर रहे हैं। तो अमेरिका ने क्या किया है? अमेरिका ने, आप लोगों ने देखा होगा कैसे कि मदुरो को उसने उठा के ले गया। वेनेजुएला का तेल उसके कंट्रोल में आ गया अभी। तो वो डिसाइड करेगा कि वेनेजुएला किसको तेल बेचेगा कि नहीं बेचेगा। उसी तरह से सऊदी, हालांकि उनका जो डॉलराइजेशन वाला जो जो उनका जो हुआ था ट्रीटी, वो ख़त्म हो चुका है, 50 साल हो गए हैं। लेकिन फिर भी तो सऊदी आज के डेट में अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये जो मिडिल ईस्ट ट्रैप है, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग आते हैं, भैया हमारा तो ऑब्जेक्टिव एकदम लिमिटेड है, मैं बॉम्ब करूंगा, ईरान खत्म हो जाएगा, फिर मैं चले जाऊंगा। लेकिन अब क्या हुआ है, अब जो है ये एंगेजमेंट जो है ये थोड़ा खींचता गया। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो है फटीग में परिणत हो जाएगा। तो अब जो है देखिए, छोटे छोटे देश, मतलब ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का था, अब दूसरे छोटे मुल्क जो है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जैसे कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है, तो दूसरे देश भी आ रहे हैं कि भैया हम मदद करेंगे। तो वो आगे चल के मैं बताऊंगा क्या होगा कि क्या नहीं होगा, क्योंकि ना ये जो सिनेरियो अभी चल रहा है इसका ख़त्म होने का कोई नामो निशान नहीं है। हालांकि ये कोई एक ग्लोबल बड़े चीज़ में ना तब्दील हो जाए, जिसे हम बोल सकते हैं कि विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध हम बोल सकते हैं। देखिए, अमेरिका क्या कर रहा था? अमेरिका का जो है जो एंड गोल बिल्कुल क्लियर नहीं है, अब हमें पता चल रहा है। पहले वो क्या बोल रहे थे कि भैया हम रिजीम चेंज करेंगे। तो रिजीम चेंज करने के लिए उनको क्या चाहिए था? उन्होंने खामेनी साहब का कत्ल किया, फिर टॉप ब्रास जो था उनको ख़त्म किया। फिर अब क्या बोल रहे हैं कि भैया अब तो हमने कर दिया, लेकिन रिजीम चेंज तो नहीं हो रहा है, तो हम कंटेन करेंगे। तो हम कंटेन कैसे करोगे? तो कंटेन क्या करना है ना, हम उसके जो न्यूक्लियर
जो कैपेबिलिटीज़ है हम उसको ख़त्म करेंगे। उनका एक्चुअली में बिहाइंड द सीन क्या है, उनको ये है कि ईरान के पास जो 450 किलोग्राम का जो यूरेनियम है उसको कैसे वो ले जाए तो अपने इस्तेमाल करे। तो मुफ्त में कहीं पे भी, ये मुफ्तखोर भी है ना, ये वेस्ट के जितने देश वो मुफ्तखोर है, कैसे सस्ते में कैसे चोरी करके ये सब चीज़ें वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद भी वो सारी चीज़ें हुई थी। तो हमें सब पता है जब ये जर्मनी को जब उन्होंने हराया था तो कैसे लूट मची थी और वहाँ से टेक्नोलॉजी के ब्लूप्रिंट्स भी चुराए गए थे। तो आज के जो टेक्नोलॉजी आप यूरोप के पास या अमेरिका के पास देख रहे हैं वो जर्मन टेक्नोलॉजी है, वो रिवर्स इंजीनियरिंग हो या ब्लूप्रिंट्स उसके हो चुरा के, वो आज जो अभी अपना मसल पावर दिखा रहे हैं वो सारी वहीं से हैं। तो ये है। तो जब कंटेनमेंट होगा, अब कंटेनमेंट तो कर नहीं पा रहे हैं, ऊपर से अभी पिट रहे हैं। ईरान भी कोई कम नहीं है, अब ईरान शुरू हो गया है। अब जो है ईरान के साथ साथ अभी नॉन स्टेट एक्टर्स जो है दूसरे देशों में वो भी शुरू हो गए। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे इराक के भीतर जो है शिया, वो अभी अमेरिकन जो एम्बेसीज हो या कुछ हो, जितने भी अमेरिकन एसेट्स उन पे अटैक कर रहे हैं। तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स अभी हर जगह जो कि ईरान के साथ है उनके ऊपर अभी अटैक्स करेंगे, गुरिल्ला वॉरफेयर भी शुरू हो जाएगा। तो अब जो है ये जितने भी अभी रीजनल प्लेयर्स हैं, अभी ईरान की भी आप बात करें तो ईरान को अभी एक्सटर्नल मदद मिलना शुरू हो गया है। जैसे कि कल ही मैं देख रहा था कि जो हमारे यहाँ एक रिस्पेक्टेड मेजर जनरल हैं GD बख्शी साहब, वो बोल रहे थे कि रशिया से ईरान के लिए भेजा गया है S-400 मिसाइल्स। तो एक्सटर्नल जितना आप ईरान के ऊपर दबाव डालोगे तो उसके साथ देने वाले भी लोग अभी खड़े होंगे। और ऊपर से जो वो लोग कर रहे हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, खार्ग आइलैंड पे अटैक करना, ये सारी चीज़ें ये करना नहीं चाहिए था। अगर वो करेंगे तो ईरान भी चुप बैठेगा नहीं। तो ये जो है ये समझने के लिए कि सिचुएशन इतनी सीरियस क्यों है, हमें वेस्ट को भी समझना होगा। अब यूएस के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो यूएस जो है आज के टाइम पे हम बोल सकते हैं कि मल्टीपल जो ग्लोबल गवर्नमेंट्स को हैंडल कर रहा है। देखिए एक तरफ वो यूक्रेन में इन्वॉल्व है, क्यों ना, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ऊपर से चाइना के साथ वो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन कर रहा है, तो टैरिफ्स वगैरह ये सारी चीज़ें चल रहा है। ऊपर से अभी जो है इस ईरान के साथ जंग में घुस गया है। ऊपर से उसके डोमेस्टिक इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब के डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ अपना जो है डोमेस्टिक इश्यूज़ से लोगों को ध्यान भटकाने के लिए वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। देखिए अब जब ये मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रहा है तो यूएस जो है एक स्ट्रेटेजिक आउट रिस्क के रिस्क में आ सकता है। मैं क्यों बता रहा हूँ कि ना, इतिहास भी ये चीज़ बता रही है। क्योंकि ना देखिए मिडिल ईस्ट एक ऐसा रीजन है, एक बार आप उसके अंदर घुस गए तो वहाँ से एग्जिट करना बिल्कुल बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। इराक की आप अगर जंग देख ले तो इराक के जंग में अमेरिका क्या ढूंढने निकला था? अमेरिका ढूंढने निकला था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अब वो ढूंढने आया 2003 में आया, उसने इराक पे बमबारी शुरू कर दी। तो उसने वो वहाँ से एग्जिट कब करा? उसने 2003 से लेकर 2011 में वो एग्जिट करा। तो वहाँ पे से एग्जिट करने के बाद क्या हुआ? 2014 में आईसिस का जन्म हुआ। तो ये है। अब देखिए इराक में अमेरिका जब जंग में आया उसके करीबन 4,500 से 5,000 जो है जो उसके अपने मिलिट्री की मौत हुई थी। और सिविलियंस, अगर इराक के हम सिविलियंस की बात करें तो कम से कम 3-3.5 लाख लोग मारे गए थे इराक में। तो एस्टिमेटेड बोला भी जाता है कि भैया कॉस्ट जो है उस वॉर के दौरान जितने भी खर्चे उठाने पड़े, कम से कम $3 ट्रिलियन के खर्चे हुए। तो उनका स्ट्रेटेजिक इशू क्या था भैया? वेपन्स ऑफ, पहले तो था सद्दाम हुसैन को मारना, फिर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। हालांकि जिस मुद्दे पे उन्होंने जंग शुरू करी थी, सद्दाम हुसैन को ने मार दिया उन्होंने, लेकिन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आज तक नहीं मिला। तो झूठ के बुनियाद पे अमेरिका जो है जंग छेड़ती है मिडिल ईस्ट के देशों के ऊपर, जो कि
अलाइन नहीं करते हैं उनके साथ। सद्दाम हुसैन ने अलाइन नहीं करा तो उस पर उन्होंने हमला बोल दी। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि नतीजे में इराक में जो है इंसर्जेंसी बढ़ी है, दूसरी है सेक्टेरियन वायलेंस बढ़ा है, तो इससे इराक का जो है स्टेट एज ए स्टेट वो कोलैप्स कर गया। तो इसके नतीजे में जो है आईसिस का जो है जन्म हुआ। अब देखिए आईसिस ने क्या घमासान मचाया मिडिल ईस्ट में। फिर अगर हम बात करेंगे अफगानिस्तान की, तो उसने क्या करा था? उसने ये करा था कि भैया 2001 में 9/11 के बाद जो है उसने बोला कि भैया मैं इन्वेजन करूंगा। वहीं पे छुपा है उसामा बिन लादेन, बमबारी करता रहा करता रहा करता रहा, तो कुछ नहीं हुआ। 20 साल तक वो लोग जंग लड़े वहाँ पे। 2,500 से ऊपर यूएस मिलिट्री जो है डेथ्स हुई और करीबन 50,000 लोग भी मारे गए हैं। अल्टीमेटली क्या हुआ? $2 ट्रिलियन का खर्चा हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तालिबान जो है उनको ही वहाँ से खदेड़ के भगा दिया। तो कुछ पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन हुआ अफगानिस्तान के भीतर? नहीं हुआ। अपना खुद का जो है सेल्फिश मोटिव्स, मेरे यहाँ 9/11 हुआ, मेरे यहाँ ट्विन टावर को हिट करा, इसीलिए मैं ढूंढने आया ओसामा बिन लादेन को, और तालिबान जो है उसको पनाह दे रहा है। तालिबान और अलकायदा मिलके वहाँ छुपे हुए हैं। तो एक देश को बर्बाद कर दिया। देखिए इराक को बर्बाद किया, अफगानिस्तान को बर्बाद किया, फिर लीबिया नेटो इंटरवेंशन हुआ, गद्दाफी को मारा, क्या हुआ? बिल्कुल कोलैप्स है। अभी लीबिया जो है 2 भागों में विभाजित है, एक भाग में ये लोग कंट्रोल करते हैं, दूसरा एक जनरल है उनका। तो यही है, तो मिलिशिया वगैरह यही सारी चीज़ें। तो आप देखिए ईरान के ऊपर यही कर रहे हैं। तो हमें नहीं पता अब जंग कितने दिन चलेगी, लेकिन वो इंस्टेबिलिटी वो क्रिएट करेंगे और एग्जिट का कोई प्लान नहीं है। तो यही है। देखिए मैंने एक वीडियो पिछले 2 हफ्ते में बनाया था जहाँ पे मैंने कहा था कि भैया एक दिन आएगा जब जो है क्रूड की कीमत जो है $200 पर बैरल हो जाएगा। उसी वीडियो में मैंने कहा था कि भैया अमेरिका और इजराइल ने तो जंग छेड़ दी, उसके लिए उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए कोई बैकअप प्लान बनाया नहीं था। मैंने उस वीडियो में कहा था, जिस दिन जंग छिड़ी थी मैंने वो वीडियो बनाया था और मैंने ये बात करी थी। और आज देखिए कितना बड़ा क्राइसिस हो गया है। ये एनर्जी रूट सारे बंद है। रीजनल अलायंसेस जो है अभी और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अब ईरान क्या बोल रहा है? ईरान बोल रहा है कि मेरे जितने दुश्मन देश है उनका कोई जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं निकल गया। तो ये ग्लोबल इकोनॉमी को जो है डिस्टेबलाइज करने वाली बात है। और अगर यूएस प्रेशर में यूरोप शायद और भी ज़्यादा वल्नरेबल हो सकता है। क्यों नहीं? यूरोप देखिए कल परसों में क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि भैया ये जो है यूरोप जो नेटो है वो एक कायर है। वो क्यों ना, वो चाहते हैं कि नेटो आए, युद्ध में शामिल हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर आए, तो ये होगा। लेकिन यूरोप की सबसे बड़ी जो कंसर्न है वो मिलिट्री नहीं है, उसका सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो इकोनॉमिक है। दोस्तों यूरोप के भी तो अपने प्रॉब्लम्स हैं। अब देखिए उसके राइजिंग जो एनर्जी कॉस्ट्स है, फिर इन्फ्लेशन का प्रेशर है, इकोनॉमिक स्लोडाउन है। देखिए ये एनर्जी जो कॉस्ट है ये सब कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता मैं बता रहा हूँ आपको। इनको शामिल करना था यूक्रेन को नेटो के अंदर, रशिया ने छेड़ दी जंग यूक्रेन के साथ। तो रशिया से जो तेल या गैस आ रहा था उन्होंने धीरे धीरे बंद कर दिया। अब वो लोग डिपेंडेंट हो गए यूएस के ऊपर। अब जो डोनाल्ड ट्रंप जो है वही चाहते थे, अब बुरा फंसा हुआ है। तो ये जो आपके G7 कंट्रीज हैं वो भी जो है एक तरह से अगर देखा जाए तो वो जंग में शामिल होने वाले नहीं है। उनका फोकस क्या है भैया? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्योंकि ना तेल आना बंद हो गया है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद होगा तो तेल आना बंद हो गया। पॉलिटिकली वो बैक कर रहे हैं इजराइल को, और पूरी जो गलती है वो ईरान के ऊपर बोल रहे हैं कि भैया ईरान रिस्पॉन्सिबल है इंस्टेबिलिटी। लेकिन जंग किसने शुरू की? अमेरिका और इजराइल ने शुरू करा हुआ है, लेकिन इंस्टेबिलिटी का कारण वो ईरान को दर्शा रहे हैं। ठीक है। अब G7 कंट्रीज में कौन कौन है?
G7 कंट्रीज़ में है, कनाडा है, फ्रांस है, फिर जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है, और उनका सरदार है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये G7 कंट्रीज़ हैं। तो अब जो है वो कनाडा बोल रहा है कि भैया मैं एक प्लान चॉक आउट कर रहा हूँ कि मैं कैसे डी एस्केलेशन हो जाए। तो ये जो सारी चीज़ें, ये सिर्फ बातें बड़ी करते हैं। नेटो को तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कायर घोषित कर दिया है। अब ये अभी बोल रहे हैं, जापान क्या बोल रहा है, जापान ये बोल रहा है कि भैया एक बार सीज फायर हो जाए ना, मैं अपने जहाज़ भेज दूंगा माइंस को क्लियर करने। इसका मतलब सीधे तौर पे उसने बोल दिया कि भैया मैं जो है जंग पे शामिल नहीं होने वाला, सीज फायर होने के बाद मैं जहाज़ भेजूंगा क्लियर करने के लिए। तो ये है। तो अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस के पास, अगर यूएस से कंपेयर करें हम यूरोप को, तो यूरोप के पास जो है लिमिटेड जो है स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इसी वजह से जो है यूरोपियन इकोनॉमी के लिए ये बड़ा ही सेंसिटिव इशू बन जाता है। तो ये रीज़न है। तो अब तो वेस्ट जो है वो मल्टीपल जो फ्रंट्स पर प्रेशर फेस कर रहा है। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है ये आता है कि भैया इंडिया के लिए ये सिचुएशन कॉम्प्लेक्स भी है और बैलेंस भी। इसको हम देखिए दोस्तों, दो हिस्सों में हम इसको समझते हैं। पहला रिस्क जो है, हम रिस्क की बात करेंगे। चैलेंजेस हैं हमारे लिए। चैलेंजेस क्यों हैं? क्योंकि ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी बंद पड़ा है। तो जो हमारे जो रिक्वायरमेंट है, तेल की हो या LNG की हो, वो अभी जो है उस पे रोक लग गई है। तो हालांकि भारत में जो है आपके तेल के दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन जो है आमदनी, आपका जो इंपोर्ट्स है वो तो कम हो गए हैं ना। मिडिल ईस्ट के रीजन, इराक से हो या सऊदी से हो, कहीं से भी तेल नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, जो लोडेड टैंकर्स थे वो भारत जो है ईरान के साथ बातचीत करके वो एक दो करके वो ला रहे हैं। तो इससे जो है थोड़ा सा हमारे ऊपर एक कुशनिंग इफेक्ट मिल रहा है हमारे को। लेकिन हम तो मोर देन 50% हम एनर्जी डिपेंडेंट है ना इंपोर्ट्स के ऊपर। तो ये एक है। तो हमारा जो है ये सप्लाई चेन जो है ये डिसरप्ट हो चुका है। दूसरी बात है एक्सपोर्ट्स को लेके। एक्सपोर्ट्स पे भी हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम, हमारे इम्पैक्ट पड़ रहा है कि ना जो एक्सपोर्टर्स हैं वो भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ना रूट्स भी देखिए, पूरे मिडिल ईस्ट के रीजन पे हम हर देश को एक्सपोर्ट करते थे, और सऊदी, UAE, इजराइल तक को हम एक्सपोर्ट्स करते थे, और बहुत बड़े तादाद में हम एक्सपोर्ट करते थे। तो ये है, सिर्फ हमारा नहीं है, ग्लोबल जो है ये ग्लोबल इम्पैक्ट पे पड़ता है। लेकिन जो है हमारे लिए एक जो है एक पॉजिटिव एक अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी कैसे है? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं आपको कि भारत इस साल का ब्रिक्स का प्रेसिडेंसी संभाल रहा है। तो इससे एक फ़ायदा है कि ईरान ब्रिक्स का मेंबर है। तो भारत जो है ईरान के साथ संबंध आज के नहीं, हमारे हज़ारों सालों से संबंध अच्छे हैं। और इसी कारण तो हमारे संबंध अच्छे हैं, इसीलिए तो जहाज़ जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो खुद लीड करके वो निकाल दे रहे हैं स्ट्रेट से, और हम लेके आ पा रहे हैं। तो एक चीज़ है कि ये हो सकता है। दूसरी बात ये है कि हम जो है, हमारा किसी के स्टार्ट जो है, हम किसी के अलाई नहीं है। हम ना अमेरिका के साथ अलाई, हम इंडिपेंडेंट है। हम जो है क्लियर स्ट्रेटेजी, हम न्यूट्रल प्लेयर्स हैं। ये एक बात है। तो इससे एक फ़ायदा ये होता है कि हम ईरान के साथ भी बात कर सकते हैं, हम अमेरिका के साथ भी बात कर सकते हैं, हम इजराइल के साथ बात कर सकते हैं, हम सऊदी के साथ बात कर सकते हैं, हम UAE के साथ बात कर सकते हैं, हम कुवैत के साथ बात कर सकते हैं, हम कतार के साथ बात कर सकते हैं, हम इराक के साथ तो हर देश के साथ हम बात कर सकते हैं। रूस के साथ भी हम बात कर सकते हैं। तो हम एकदम न्यूट्रल हैं। इससे एक फ़ायदा क्या हुआ, हम रूस से, हालांकि ये अमेरिका 30 दिन का क्या उसने वेवर दिया हुआ है मुझे नहीं पता, हम तो तेल खरीद रहे थे, हमने फिर से दोबारा से रशिया से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। दूसरी बात यह है कि आज के सिनेरियो में हमारे तेल कंपनी अगर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती है कि हम ईरान से तेल लाना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, इफ़ सिचुएशन वारंट्स। क्यों ना? देखिए भैया, हम तो ना अमेरिका के साथ है ना ईरान के साथ है,
और अगर देखी भी जाए ना हमारा रिश्तेदार है अमेरिका ना ईरान है, लेकिन एक बात है, ईरान हमारा पड़ोसी है, अमेरिका है कहीं और दूर बैठा, तो हमारा नज़दीकियाँ ईरान के साथ ज़्यादा है। एक बात है, तो कल को अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम ईरान से तेल ला सकते हैं। हमें नहीं पता यह जंग कितनी देर तक खींचेगी, तो एक चीज़ है। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो सप्लाई चेन है, देखिए हम लोगों का तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है काफ़ी सारे देशों के साथ, तो ये एक अच्छी बात है। ऊपर से हम यूरोप तक का जो है सप्लाई चेन हम बरकरार बना के रख सकते हैं। हम दूसरे रूट से भेजेंगे, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लेकिन अब क्या करें, अब हालात ही ऐसे हैं। तो ऊपर से हम मल्टीपल जो है साइड्स के साथ हम डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट रख चुके हैं, तो क्या पता हम भारत भी इस जंग को रोकने में मध्यस्थता कर सकता है। तो आज के जो ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बहुत मतलब ये हमें ताकत देता है और दुनिया में एक ग्लोबल स्टैंडिंग देता है। तो अब देखिए बीते कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी खुद एक के ऊपर डाला हुआ है कि देखिए हम जो है भारत जो है हम एक्सपोर्ट्स जारी रखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम रीरूटिंग ऑफ द शिपमेंट्स कर रहे हैं, सपोर्टिंग एक्सपोर्टर्स विद कॉस्ट रिलीफ, ऊपर से इंश्योरेंस कवरेज भी दिया जा रहा है। और फिर हम रीडायरेक्ट करेंगे कि भैया कॉन्फ्लिक्ट जोन से कैसे दूसरी दिशा में हम भेजें। तो मेनली की एक्सपोर्ट क्या हो रहा है हमारा का, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में है चावल है बासमती, फिर दाल और मसाले, चाय और फिर फल, ये सारी मैरिन प्रोडक्ट्स में आपके फिश हैं, श्रिम्प्स हैं, सी फूड, दूसरे तरह के फार्मास्यूटिकल सबसे इम्पॉर्टेंट है। हर देश को हमारे यहाँ से जो है जेनरिक मेडिसिन जाते हैं इंक्लूडिंग अमेरिका, तो ये एक बड़ा है। हम लोगों ने तो अभी ईरान को भी हम लोगों ने जो है दवाइयाँ भेजी है, तो ये तो है, हम ह्यूमैनिटेरियन रीजंस के लिए हम करते हैं, ये हम अफगानिस्तान को भी भेजते हैं। टेक्सटाइल्स, एपरल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, बेसिकली डायमंड इंडस्ट्री, ये भी अफेक्ट हुआ है क्यों ना एक्सपोर्ट्स बंद है। तो ये सेक्टर्स जो है इनको अभी इनके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि भैया जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट बास्केट है इसको कैसे जो है, देखिए ये सारे मोस्टली मिडिल ईस्ट के देशों को जा रहा है। तो अब दूसरे देश जो है हम ढूंढ रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ की कहाँ पे हम ये डाइवर्ट कर सके, क्यों ना हमारे एक्सपोर्ट क्यों अफेक्ट होंगे, हमें एक्सपोर्टर्स क्यों अफेक्टेड होंगे। तो ये बात है। इसके साथ साथ जो है हम सप्लाई चेन जो ग्लोबल रिलायबिलिटी एज ए सप्लायर, हम सप्लाई चेन बरकरार रखना चाहते हैं। तो हम जो है जो एसेंशियल जो एक्सपोर्ट्स है हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं। मार्केट्स हम ढूंढ चुके हैं जैसे कि अफ्रीका है, साउथ ईस्ट एशिया है, और तो यूरोप मैंने कहा ही है पहले। तो एमएसएमई और एक्सपोर्टर्स जो है ये थोड़ा सा जो रिस्क जो है अभी थोड़ा सा बना हुआ है, लेकिन उसके जो है ऑल्टरनेटिव जो ढूंढी जा रही है। तो ये एक बड़ा जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बड़े स्टेप लिया हुआ है, और ये इन्होंने लॉन्ग टर्म सोचा हुआ है न कि शॉर्ट टर्म। ये अभी लॉन्ग टर्म हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि ना मिडिल ईस्ट में जितने डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं उससे उभरने के लिए भी उनको वक्त लगेगा। वो कितना इंपोर्ट कर पाएंगे, कौन सा चीज़ ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, कौन सा चीज़ अब इंपोर्ट कम हो जाएगा, ये तो हमें नहीं पता है। तो यहाँ से एक और सवाल उठता है कि भैया कि दुनिया एक और बड़ी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहा है या नहीं, ये भी एक सवाल है। तो ये क्या ग्लोबल वॉर जो है ये बन सकता है? अब इस वक्त जो है कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि ये फुल स्केल वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है, और इसके स्ट्रॉन्ग रीजंस भी है। देखिए मैंने जैसे कहा कि अब मिडिल ईस्ट ट्रैप हो गया है, मिडिल ईस्ट ट्रैप में अंदर गया है, लेकिन आज के टाइम में जो है ऐसा कोई पहले के ज़माने में क्या था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में या वर्ल्ड वॉर सेकंड में ब्लॉक्स बने थे, तो यहाँ पे कोई एक रिजिड ब्लॉक नहीं है। हाँ, रशिया या चाइना ये ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये ईरान के लिए युद्ध लड़ेंगे ये हमें नहीं पता। ये 20वीं सदी की बात है, वो 20वीं सदी में अलग किस्से थे, कहानियाँ थी। लेकिन इस माहौल में यह भी जो मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुका है, तो इसे अमेरिका के साथ रशिया का भी तो अच्छे संबंध है कि ना, अमेरिका भी कुछ खरीदारी कर रहा है रशिया से। तो
ये है तो हम कैसे मान लेंगे? तो अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड में 21st सेंचुरी में ये मुमकिन शायद नहीं है। और दूसरी बात है, देखिए बड़े पावर्स क्यों एक दूसरे के से अभी भिड़ेंगे? क्योंकि ना उनको पता है कि एक जंग मतलब नुकसान दोनों तरफ का, किसी का ज़्यादा किसी का कम, लेकिन नुकसान तो होने वाला है। आपको क्या लग रहा है अमेरिका जो नुकसान कर रहा है ईरान का, या अमेरिका का खुद का नुकसान नहीं होगा? अमेरिका बोल रहा है कि मैं बूट्स गेट बूट्स ऑन द ग्राउंड। भाई किस लिए तुम भेजोगे? तुम अगर बूट्स भेजोगे तो शायद वही किस्सा होगा इराक वाला या अफगानिस्तान वाला। क्यों चाहते हो बढ़ाना? अभी तो ये सिनेरियो करना चाहिए कि भैया तुम जो ढूंढने निकले हो उसको ढूंढना बंद करो और इसको यहीं पे समाप्त करो। क्योंकि ना तुम्हें लग रहा है कि उसने मना कर दिया है ईरान ने कि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। अब इनको अगर पड़ी है तो अगर ना बनाने वाला देश भी अभी एक डर्टी बॉम्ब बना के कुछ भी कर सकता है। तो ये जो है रिस्क फिर भी एग्जिस्ट करता है। क्यों ना? देखिए अमेरिका का एक मिसकैलकुलेशन या एक गलत जो स्टेप है वो कुछ और भी उसको कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब, देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब ये जापान की प्राइम मिनिस्टर गई थी उनसे मिलने, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भैया मुझे 2 सेकंड लगेगा इस जंग को ख़त्म करने के लिए। और फिर हिरोशिमा और नागासाकी की बात भी छेड़ी थी उस टाइम। 2 सेकंड का मतलब क्या है? जैसे उन्होंने वहाँ पे डाला हुआ था हिरोशिमा नागासाकी में, ईरान पे भी कर सकते हैं। तो ये गलत बात है ना। अब जब ये करोगे तो क्या दुनिया चुप बैठी रहेगी? ये भी एक बात है। तो हमें जो है इतिहास को भी अभी जो है रिपीट करना नहीं चाहिए। तो ये अभी सिनेरियो है। तो आखिर में सवाल ये है कि हम कहाँ जा रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आज जो हम देख रहे हैं वो एक वर्ल्ड वॉर तो नहीं है, लेकिन ग्लोबल स्टेबिलिटी का एक टेस्ट है। यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक जो प्रेशर वो अभी फेस कर रहा है और आगे चल के और फेस करेगा। जो यूरोपियन इकोनॉमी का जो है वो इंस्टेबिलिटी और फेस करेगा। देखिए आपको क्या लग रहा है, अगर मिडिल ईस्ट का जो अभी और खींच गया 15 दिन जंग, तो ये तेल के कुएं जितने भी देशों में हैं वो बचे रहेंगे क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है। तो क्या अमेरिका पूरी दुनिया को सप्लाई करेगा तेल? यूरोप को पूरा सप्लाई करेगा? ना रशिया कर पाएगा? भरपाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वेनेजुएलन तेल को रिफाइन करने के लिए रिफाइनरीज नहीं है। भारत ही एकलौता देश है जो कि रिफाइनरी चला के वो दुनिया को बेच सकता है। तो इंडिया का जो पोजीशन है, और इंडिया एक ऐसे पोजीशन में है जहां केयरफुल बैलेंस और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग की अभी जरूरत है। तो ये जो है इंडिया के लिए पैनिक का मोमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये डेफिनेटली जो हम बोलेंगे एक ऐसा मोमेंट है जिसे ध्यान से ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे ग्लोबल जो शिफ्ट है अक्सर आने वाले कई डिकेड्स तक दुनिया का बैलेंस चेंज कर देते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।